अगला सवाल है सर कि दारे अरकम का निज़ाम जो है वो किस तरह चलता है? जी, जैसे और बहुत सारे लोग पूछते सवाल, वो आपकी जानिब से भी जी वही सवाल आया, तो लेकिन आज मैं यूँ समझता हूँ कि माही टीवी और आपके ज़रिए ये सवाल शायद आज क्लियर हो जाएगा। जी बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी बहुत सारे लोगों को क्लियर हो चुका है। फिर भी कहीं न कहीं लोगों को एक दिमाग में रहता है कि निज़ाम कैसा चलता है। जी जैसे मैंने आपको बताया हूँ कि दायर-ए-अरकम एजुकेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट जी है ना? चैरिटेबल ट्रस्ट है, लेकिन हमारे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट चलते हैं, स्कूल चलते हैं, हॉस्टल चलते हैं, लड़कियों का यतीम खाना चलता है, उर्दू स्कूल चलती है। तो बेसिकली ये है कि जो हमारा लड़कियों का यतीम खाना है, जी। वो पूरी तरह से डोनेशन पे चलता है। अच्छा। जी, जी। जो कोंडवा के, पूना के अतराफ के लोग ताउन देते हैं, उसके ऊपर उसका स्टाफ की तनख्वाह हो गई है, बच्चों का राशन हो गया है, खाना हो गया है, तमाम उनका एजुकेशन, तालीम और सब देख रेख वो डोनेशन पे चलता है, जो जिसमें ज़कात भी आ गई है, जी सदका आ गया, लिल्ला आ गया है। तो उसके अंदर वो सारा काम चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी की जो दायरा रकम के फलाई काम है, जैसे मैंने ऑक्सीजन का बताया जी। हूँ, लवारिस बॉडी का हो गया, तो ये जो ऐसे काम है, सोशल काम जो है, वो भी ट्रस्ट के अंडर ही चलता है। अच्छा। स्पेसिफिक जो लोग ताउन देते हैं कि हमारा पैसा जो इसी काम में खर्च करना है, वो उसके अंदर होता है। और जो रहा स्कूल का पार्ट, स्कूल का पार्ट, स्कूल के अंदर तकरीबन 1300 बच्चे हैं, तो ये पूरा फीस पे निज़ाम चलता अच्छा। है ना? उधर का जो कंट्रीब्यूशन का जो पैसा है डोनेशन का, वो स्कूल में यूज़ नहीं होता है, वो पूरी तरीके से जो है तो उनके ऊपर ही चलता है, क्योंकि जो डोनेशन आता है उसके अंदर फिर अभी पहले एक प्रॉपर्टी परचेस की जिसमें बच्चियाँ रहती है, 75 लड़कियाँ हैं। अच्छा। जी। और तकरीबन एक बच्ची का 30,000 का खर्चा है सालाना। सालाना। जी, जी। और उसके लिए जो स्टाफ है, वेल क्वालिफाइड स्टाफ है। हमने खुसूसन ये है, बल्कि मैं फ़ख्र से बोलता हूँ और सबको ये एक छोटी सी सलाह भी देता हूँ कि जो हॉस्टल चलाते हैं या मदरसा चलाते हैं या स्कूल चलाते हैं, एक छोटी सी मेरी एक 10-12 सालों का एक्सपीरियंस जो है मेरा, जी मुझे ऐसा लगता है कि उसको रन करने के लिए, हालांकि देखिए मदारिस के पास में जो स्टाफ रहता है माशाल्लाह, वो बड़ा एक अल्लाह ताला एक अलग सिफत देती है उनको जी। इदारा चलाने के लिए, और उनके पास क्वालिटी भी रहती है, माशाल्लाह बड़े बड़े इदारे आज भी चल रहे हैं। चल रहा है। और मैंने जो एक नज़दीक से देखा हूँ कि अभी मौजूदा हालात के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी आई है, जो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन के चेंजेस आए हैं, हम्म। रिकॉर्ड मेंटेन करने के जो चेंजेस आए, इसलिए ऑफिस के अंदर एक एमएसडब्ल्यू होना ज़रूरी है। एमएसडब्ल्यू मतलब मास्टर ऑफ सोशल वर्कर। जी वो बच्चों के डॉक्यूमेंट्स कैसे मेंटेन करना है, बच्चों को क्या फूड देना है, बच्चों की फाइल कैसे मेंटेन करना है, एडमिशन के वक्त में कौन से डॉक्यूमेंट्स दस्तियाब ज़रूरी है हमारे पास, बच्चों की एडमिशन दे रहे हैं तो क्या लेना ज़रूरी है। अभी खुसूसन जैसे हमारे लड़कियों का इदारा है, जी। तो लड़कियों के इदारे के अंदर हमारी टर्म्स एंड कंडीशन ये कड़क है कि बगैर मेडिकल के हम बच्चा नहीं लेते अच्छा। हैं। जी। और हमारा जो प्रोसेस है, जिसको ज़रूरत है तो वो प्रोसेस वो देखता है, वो प्रोसेस करता है, अदरवाइज जिसके पास में अगर वो प्रोसेस करने की कैपेसिटी नहीं है, हम्म। तो वो फिर चले जाता है। अच्छा। जी। और जो फैजुल उलूम उर्दू प्राइमरी स्कूल है, उसमें पूरी तरह से मुफ्त है। अच्छा। जी। वो उसके अंदर हम कोई फ़ीस नहीं लेते, बुक्स किताबें यूनिफ़ॉर्म की फ़ीस लेते हैं। जी। उसके अंदर जो असातिज़ा काम करते हैं, वो दार-ए-अरकम इंग्लिश स्कूल जो है तो उसके असातिज़ा की तनख्वाह देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा। इस तरीके से वो काम चल रहा है, क्योंकि जो दार-ए-अरकम की इंग्लिश स्कूल है, उसके अंदर मिनिमम 10,000 से 20,000 के बीच में फ़ीस है, जिसमें बच्चों को यूनिफ़ॉर्म, बुक्स, किताबें, सारी चीज़ें प्रोवाइड होती है। उसके अंदर वो भी हम लोग इंस्टॉलमेंट में फ़ीस लेते हैं। जी। और स्कूल के अंदर स्कॉलरशिप सिस्टम है, स्कॉलरशिप भी दी जाती है ऐसे बच्चों के लिए जो ऑर्फन बच्चे हैं, विडो के बच्चे हैं और बेवाओं के बच्चे हैं, या सिंगल पेरेंट ऐसे भी है जो जी। हस्बैंड ने छोड़ दिया है और वो चले गए, औरत अकेली लेडी घर में काम करती है, तो उनके लिए ज़कात फॉर्म सिस्टम है। जी। दार रकम स्कूल के अंदर एक ज़कात फॉर्म सिस्टम चलता है, वो फॉर्म भर के देना है, उसमें वो लिख कर देती है कि मुझे 50% चाहिए या 100% चाहिए। तो जो लोग खुसूसन जो स्कूल की फ़ीस भरने में लोग इंटरेस्ट रखते हैं जी। कि हमको सिर्फ स्कूल की फ़ीस एजुकेशन पे खर्च करना है, जी। जी। खाने वाने पे नहीं करना है, तो फिर ऐसे लोगों को फिर वो फॉर्म दिया जाता है। फिर वो फॉर्म पे उनका नंबर रहता है, फिर एक होम विजिट की टीम है, घर जाकर तहकीक अच्छा। होती है, फिर उसकी रिपोर्ट तैयार होती है, फिर डोनर वो जो है तो इस तरीके से काम करता है। ये स्कॉलरशिप सिस्टम हो गया है।
उसके बाद में सबसे अच्छा जो हमारे स्टाफ ने एक्चुअली वो पहल शुरू किया है, अच्छा, हमारे स्कूल के अंदर हर क्लास के अंदर एक डोनेशन बॉक्स रखे हैं, अच्छा माशाल्लाह। हर क्लास में। और बच्चों को हमारे मुफ्ती साहब मौलाना जो है तो बाकायदा सदक़े की अहमियत बताते हैं, जी, ताउन की अहमियत बताते हैं। तो फिर बच्चे अपनी खुशी से, माँ-बाप भी अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो माँ-बाप भी बहुत पेश-पेश उस काम के अंदर है और काफ़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह फंड इकट्ठा होता है। अच्छा, तो उसके अंदर बच्चे ₹10, ₹1, ₹5 डालते हैं। वो हर महीने बॉक्स खुलता है और पूरा वो कलेक्शन होने के बाद फिर उसी क्लास के अंदर अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो फ़ीस नहीं भर सकता है, अच्छा, जी, या कोई एक सिंगल बच्चा है या दूसरी क्लास में, तो टीचर की एक कमेटी बनी हुई है। टीचर ही डिसाइड करते हैं, मैनेजमेंट का इसमें कोई भी रोल नहीं है, इनिशिएटिव ही अच्छा, स्टाफ का एक्चुअली। हुँ, स्टाफ ने इनिशिएटिव शुरू किया है, स्टाफ ही तय करता है कि कौन से बच्चे को ये फ़ीस भरना है। इसमें मैनेजमेंट का कोई हाथ नहीं है, स्टाफ एडमिन डिपार्टमेंट में जाता है और वहीं फ़ीस भर के रिसिप्ट इख्तियार कर लेता है, वहाँ से हासिल कर लेता है। तो ये एक बड़ी पहल है, बच्चों को सदका देने की आदत हो गई है। जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह माँ-बाप को ये कंसेप्ट बहुत पसंद आया है कि हमारे बच्चे घर से जब निकलते हैं तो जिस तरीके से वो खाने के लिए ₹5 माँगते हैं, तो साथ में हुँ, ₹1 ₹2 सदके के लिए भी माँगते हैं। मानते हैं। सदके की ताकत आप जानते हैं कितनी बड़ी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं और एक एक बड़ा इनिशिएटिव हो गया है। तो उर्दू मीडियम के अंदर भी कुछ ऐसे बच्चे जो ₹4500 उसकी बुक्स, किताब, यूनिफ़ॉर्म की चार्ज है। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं वो भी नहीं जी, पे कर पाते हैं। तो वहाँ पर भी कुछ रकम यूज़ होती है। तो ओवरऑल मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि हमारा जो निज़ाम है, आपको पहले बताया मैंने कि ट्रस्ट का, ऑर्फ़नेज का निज़ाम पूरा डोनेशन पे है जी, और स्कूल का जो निज़ाम है पूरी तरह वो फ़ीस पे फ़ीस चलता पर है। है और और फ़ैज़ुल उलूम। फ़ैज़ुल उलूम उर्दू स्कूल जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने एडॉप्ट की है, जी, तो वो उसका भी पूरा निज़ाम जो 4500 फ़ीस लेते हैं उस पे चलता है और वहाँ की स्टाफ़ की तनख्वाह जो है तो दार-ए-अरकम का अंदर जो फ़ीस आती है उसके ज़रिए उसके अंदर जी, दिया जाता है। दिया जाता है। माशाअल्लाह। तो मैं ये समझता हूँ शायद आप भी इसको समझ गए रहेंगे कि बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम। दोनों अलग-अलग एकदम क्लियरिफ़िकेशन के साथ में है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी अकाउंटेबिलिटी सही तरीके से प्रॉपर अकाउंटेंट इसको पूरा देखते हैं और बाकायदा स्टाफ़ को ये जितनी भी सर्विस मिलना चाहिए, वो सारी सर्विस मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे साथ में इदारे के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह 2014 में इदारा शुरू किया गया है। इसमें शुरुआत के लम्हा से अभी तक तकरीबन जो धीरे-धीरे ओल्ड स्टाफ़ जमा हो गया है, 15 से ज़्यादा ऐसा स्टाफ़ है जिसको 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं, अच्छा जो माशाअल्लाह, काम कर रहे हैं। और 2 स्टाफ़ है जिसको तकरीबन 11 साल हो गए हैं हमारे साथ काम करते हाँ, हुए। काम करते हुए जुड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे माशाअल्लाह। लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और वो जुड़ने का मकसद भी ये है कि उन्होंने भी देखा है काम को नज़दीक से जाना है। जी, और जो खैर-ख्वाह लोग हैं ख़ुसूसन हमारे साथ जो डोनर्स हैं, जो हमारे मेंटर हैं, वो लोग भी 2014 से 15 से जुड़े हैं और आज तक हमारे साथ कनेक्टेड हैं। कनेक्ट रहने का मकसद भी उन्होंने देखा है कि ट्रांसपेरेंसी हमने एकदम क्लियर रखी है, हुँ, अकाउंटेबिलिटी एकदम क्लियर रखी है, इसलिए कोई भी वैसा नहीं जुड़ता है। उसका मकसद ये है। जो सवाल आज कोई किसी के ना किसी के दिमाग में आता है कि निज़ाम कैसा चलता है, हुँ। तो वो लोगों ने नज़दीक से आकर देखा है सब, निज़ाम इस तरीके से चलता है। तो चलिए आपके ज़रिए फिर क्लियर कर दिया हूँ जज़ाकल्लाहु खैरा। कि कैसा चलता है। जी। अगला सवाल है सर कि 10 साल में दार-ए-अरक़म ने कौन-सी बड़ी तब्दीलियाँ देखी? इंफ्रास्ट्रक्चर, तलबा की तादाद, कामयाबियाँ? जी, दायरे-ए-रक़म ने जो तब्दीलियाँ देखी है, शुरुआत जैसा मैंने आपको बताया कि 5 बच्चे से। जी, सबसे बड़ी तब्दीली तो ये है कि जो बच्चों की जो भरमार है हमने देखा है, जी, 5 बच्चों से 1300 बच्चे। 1300 बच्चे हो गए ये आज। एक बड़ी तब्दीली है बिल्कुल। और इसकी ख़ास वजह ये है कि मुसलसल असातिज़ा इकराम की बच्चों के ऊपर, तलबा के ऊपर मेहनत। जी, जिस तरीके से बच्चों के ऊपर, तालीम के ऊपर, ख़ुसूसन तरबियत के ऊपर, जो कि यहाँ के वालिदैन मेहनत कश लोग हैं जी, और सुबह जब काम को गए तो शाम में आते हैं। बहुत सारी वालिदा घर पे ही रहती है। तो वो अपना जो तालीम का जो वक़्त है वो बच्चों को दे नहीं पाती है। जी, जी, तो उन्होंने पूरे बच्चों का रुख दायरे-ए-रक़म की तरफ रखा है। छुट्टी के बाद जैसे मकतब रहते हैं, एक्टिविटी रहती है, उसमें बच्चे हमेशा पेश-पेश रहते हैं। तो इसलिए जो एडमिशन जो बढ़ने की जो ख़ास वजह थी कि बच्चे दायरे-ए-रक़म से कंटिन्यू अटैच में थे। इसलिए जो है तो बच्चे इतनी तादाद बढ़ी है। ये इसकी हमारी ये सबसे बड़ी हमको तब्दीली नज़र आई है कि बच्चे बढ़ने की। दायरे-ए-रक़म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, शुरुआत जब की गई थी तो पतरे के रूम में ही जी, शुरू हुई शुरू थी। की गई थी। 10 साल हो गए लेकिन आज भी प्रीमाइसेस पतरे की शेड में ही है जी, और हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है
पूरे कोंडवा में नहीं बल्कि पूरे पूना के अंदर सबसे बड़ी कामयाबी है। बट जबकि बाहर के कुछ लोग आते हैं विजिट पे, जी। बाहर उनको बहुत बड़ा ये नाम नजर आता है कि दार रकम। दार अरकम कोई बहुत बड़ा इदारा है। हाँ, आने के बाद देखते हैं कि दो हिस्से में डिवाइड है। एक आधा 10,000 स्क्वायर फीट के अंदर जो है तो पूरा पत्थर की शेड में इंफ्रास्ट्रक्चर है, और बाकी 5,000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग है। अच्छा। तो यहाँ के माँ बाप को मैं सैल्यूट करता हूँ, पेरेंट को, जी। कि उन्होंने बड़ी बड़ी कोंडवा के अंदर बिल्डिंग छोड़कर दारे रकम में बच्चों को रखा है, जबकि वो जानते हैं कि ये पतरे का शेड का स्कूल है। बाहर शेड है लेकिन अंदर माशाल्लाह पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर वेल इक्विपेड है। मतलब पूरे अंदर बच्चों के लिए टाइलिंग है, सीलिंग अच्छा है, बच्चों की कुछ कमरे में एसी वगैरह लगे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। फैसिलिटीज के अंदर आप अगर कोई नॉर्मल स्कूल से इसको कंपेयर करेंगे तो फैसिलिटी में स्कूल आगे है। बच्चों के लिए हर क्लासरूम के अंदर सीसीटीवी कैमरे हैं, अच्छा। हर क्लासरूम के अंदर, और वॉशरूम के सिस्टम बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, और बच्चों को कंट्रोल करने के लिए एक्सेस अच्छा है, और फुल टाइमर बच्चों की वॉच रखने के ऊपर 2 से 3 का स्टाफ है कि कंटिन्यूसली बच्चों के ऊपर वॉच रखा जाता है। ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं पेरेंट देखते हैं, जी। इसकी वजह से ही यहाँ पर ज़्यादातर एडमिशन आते हैं। और फैसिलिटी के अंदर जिस तरीके से अभी नॉर्मल फैसिलिटी, लाइट अगर चली गई है, 35 कमरे हैं तकरीबन दार अरकम स्कूल के अंदर, 35 कमरे हैं, तो तमाम के तमाम कमरे के अंदर बैकअप है। लाइट अगर 8-10 घंटे भी चले जाए तो कोई टेंशन वाली परेशानी की कोई बात नहीं है। बच्चों को लाइट भी मिलेंगे, फ़ैन भी मिलेंगे, और बच्चों को जो फैसिलिटी है, अभी हमने बहुत बड़ा कंप्यूटर लैब बनाया, तकरीबन 32 कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर उसके अंदर है। इसके अंदर 35 कंप्यूटर है तकरीबन कंप्यूटर लैब के अंदर, और फुल्ली एकदम इंटरनेट के साथ में, और बेहतरीन लैब बनी है जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के एतबार से। उसके अंदर स्कूल के बच्चे तो उसको यूज़ कर रहे हैं, बस्ती के बच्चे उसको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। जी, प्लस उसके अंदर अभी टैली का कोर्स एक शुरू है, बच्चियों के लिए MSc IT का कोर्स शुरू है, चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर ही चल रहा है वो। जी। एक हमारे साथ में एक और कोलैबोरेशन में एक ट्रस्ट है, सोबर ट्रस्ट बोलकर, वो पूरा वो कंप्यूटर लैब हमारा देखते हैं। स्किल डेवलपमेंट के हमारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट चलते हैं, वो पूरा देखते हैं। साथ में MSc IT हो गई है, और भी कंप्यूटर से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड, मोबाइल रिपेयरिंग, ऐसे छोटे छोटे कोर्सेस हमारे बहुत चल रहे हैं। तो पेरेंट्स की कनेक्टिविटी सबसे बेहतर इसी वजह से हमको लगती है कि हमारे पास में एक्स्ट्रा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे पेरेंट्स हमसे कनेक्ट होते जाते हैं। माशाल्लाह। तो ये एक बड़ी चीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा सबसे बड़ा तालीमी चैलेंज क्या है? जी, आपने बहुत अहम सवाल पूछा है जी। कि आज के मौजूदा दौर में हमारा जो तालीमी जो चैलेंज है, अभी देखा जाए तो बेसिकली बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, कोशिशें अच्छी कर रहे हैं, कहीं न कहीं अभी इदारे को भी चैलेंजेस आता है। जी। इसमें वालिदैन का मुझे ऐसा लगता है अहम रोल है। पहले तो एक वालिदैन ने अपना रोल अहम समझना चाहिए कि हमारा क्या रोल है। जी। अभी वालिदैन ये समझते हैं कि बच्चों को स्कूल में एडमिशन कर दिया है और हमारा काम हो गया है। हो गया, हाँ। तो बेफिक्र हो जाते हैं। हाँ, तो ये तो बेफ़िक्री नहीं है, ये तो एक्चुअली आपका बोझ आपने इदारे पे हाँ। देकर चला गया है। जी। तो यहाँ से उनकी नीयत और मकसद भी समझ में आता है। कुछ वालिदैन ऐसे हैं कि जो ज़िम्मेदारी को समझते हैं, उनकी फ़िक्र रहती है, एडमिशन से पहले तलाश करते हो कि कौन-सा इदारे के अंदर तरबियत अच्छी होती है, तालीम अच्छी होती है, फ़िक्र होती है, बच्चों के ऊपर लैंग्वेज पे काम होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें रहती है, लेकिन अलबत्ता पेरेंट्स ज़्यादातर यही समझते हैं, बल्कि मेरी एक्सपीरियंस में तो कुछ सालों में ऐसा आया है कि कोंडवा के कुछ पेरेंट्स का ये ख़्याल भी है कि ज़्यादा देर तक कौन-सी स्कूल चलती है। ओहो! 5 घंटे की, 4 घंटे की, 6 घंटे की, 8 घंटे की, वहाँ छोड़ेंगे, चाहे वो थोड़ी दूर क्यों ना हो। तो वहाँ जाके छोड़ देते हैं क्योंकि उतनी देर उनको फ्री रहते हो। ओहो! तो ये मेरे ख़्याल से गलत बात है ये। वालिदैन को मैं कहना चाहूँगा कि अपनी एहसास ज़िम्मेदारी को समझें, जी। और अपने बच्चे का जिस जगह एडमिशन कर रहे हैं, तो उनसे आपका राब्ता रखें। और इदारे वालों को जो चैलेंज आता है, चैलेंज यही आता है कि बच्चा जब स्कूल एडमिशन हो जाता है, उसके बाद में उसके ऊपर जब इदारा काम करना शुरू करता है, मैं इसके पहले भी पेरेंट मीटिंग में और अक्सर अपनी बात में ये बात बताता जाता हूँ कि बेसिकली जो है, बच्चा एक मरकज़ है, जी। और उसको बीच में रोक कर उसके ऊपर काम करना है। अगर एक तरीके से असातिज़ा काम करेगा तो बच्चे को दूसरी तरफ भागने के लिए रास्ता मिल रहा है।
उसको ज़रा बीच में उसको स्टॉप लगाने की, तब इधर से पेरेंट्स और इधर से अगर टीचर रहेंगे, बीच में बच्चा रहेगा, तो फिर कहीं नहीं जा पाएगा वो। अक्सर अभी क्या पाया जा रहा है, सिर्फ असातिज़ा ही असातिज़ा है, खाली पढ़ा रहे बच्चे को, और वो इधर से छूट जाता है। बच्चा स्कूल से जाने के बाद घर जाता है वो, तो उसको पूछने वाला कोई नहीं है। कुछ पेरेंट्स करते हैं ये, नो डाउट, कि जी। क्या होमवर्क मिला है, क्या तैयारी कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, लेकिन अक्सर मैं देख रहा हूँ मेरे सामने जो चैलेंज आ रहा है, तो माँ बाप बच्चों की ये पिक्चर से गायब है, और उनकी एक्सपेक्टेशन है मेरा बच्चा फर्स्ट आए। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी गलती हो रही है वालिदैन से, इसको गौर से समझना चाहिए, और इसको इन्होंने बारीकी से काम करना चाहिए असातिज़ा के साथ स्कूल में आकर, कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। क्योंकि जो इदारे वाला जो चैलेंज फेस करता है, बच्चा एब्सेंट रहता है तो पता ही नहीं चलता है माँ बाप को, स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कॉलेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लेकिन दायरे अरकम ने एक सिस्टम बिठाया है कि बच्चा सुबह 7 बजे का स्कूल है, 7:30 बजे अगर वो स्कूल नहीं आता है, स्कूल के अंदर एक हाजिरी रजिस्टर घूमता है पूरा, डेली अटेंडेंस, जी। तकरीबन 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में पेरेंट्स को व्हाट्सअप चले जाता है कि आपका बच्चा आज प्रेजेंट है, आज आपका बच्चा ये बच्चा आज एब्सेंट है। अच्छा। उसमें कभी कभी क्लिक होता है, बच्चा घर से निकलता है। अक्सर बड़े कॉलेज के बच्चे, हाई स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, कहीं गार्डन चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, मस्जिद में जाके सो जाते हैं, सुबह का मौका रहता है। जी। तो फिर पेरेंट सीरियस लेते हैं, फिर आकर पूछते हैं कि बच्चा तो आज हमारा जो है, तो आपने एब्सेंट बताया, तो गया था, कहाँ गए? तो फिर हम बताते हैं, तो फिर बच्चा घर के आने के बाद उसकी खबर लेते हो। तो ये पहले ही अगर सिस्टम पहले ही कर लेते हैं कि बच्चे की तवज्जो दे, या तो लाकर छोड़े उसको, जी। तो ये मेरे ख्याल से इतनी तकलीफ नहीं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो इदारे को जो चैलेंज आते हैं उसको पूरा करने के लिए, तालीमी पूरा उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, तो सहूलतें हो जाएंगी। हाँ, तो वो तकलीफ जाती है। तो अगर पेरेंट्स जुड़कर काम करें, जो पेरेंट हमारे साथ कंटिन्यू काम कर रहे हैं जुड़कर, माशाल्लाह उनके बच्चे तालीम में 1 नंबर है, तरबियत में अच्छे हैं, बाहर कंपटीशन में जीत कर आते हैं, और दूसरे बच्चों के लिए मिसाली तालिब इल्म बन गए माशाल्लाह। तो ये भी है। तो इस तरीके से तो सब इदारे वाले अपने अपने एतबार से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने अपना पैटर्न जो है, जो एक लेटेस्ट तैयार किया है, ये मॉडल है अपना, कि हम जो है तो बच्चों को पूरी तरीके से पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं। जी। और उनको तालीम के साथ साथ मैं हमेशा बोलता हूँ कि वालिदैन के बेसिक जो सोच है, वालिदैन की एक उम्मीद रहती है जो लोअर क्लास और मिडिल क्लास की, कि मेरे बच्चे को लिखना और पढ़ना आ जाए। जी। तो मेरे असातिज़ा जो स्टाफ है यहाँ के, मैं उनको ये बोलता हूँ कि माँ बाप की जो सोच है, हम सबकी भी यही सोच है कि मेरा बच्चा पढ़ने को जाएगा, तो मैं इतनी फीस भर रहा हूँ उसको, तो पढ़ते तो नहीं आता है, लिखते भी नहीं आता है। तो मैं अपने स्टाफ को बोलता हूँ सबसे पहले उनका बेसिक क्लियर करें, जी। फिर उसके बाद में आगे बढ़े। तो हमारा असातिज़ा इकराम उसके ऊपर बहुत मेहनत करते हैं कि उनको लिखना और पढ़ना आ जाए। जी। और हमारे यहाँ एक शोबा बनाया गया है जिसको ब्रिज क्लास बोलते हैं। ये अच्छा। बहुत ही इंटरेस्टिंग शोबा है असल में। आप जानते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू रूम रहते हैं। जी। एकदम आईसीयू रूम में कौन से पेशेंट जाते हैं? सीरियस पेशेंट जाते हैं, जिसके कोई चांस नहीं है। जी। तो ठीक इसी तरह दायर अरकम एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट ने ऐसे एक आईसीयू रूम बनाया है जिसको हमने ब्रिज क्लास के नाम से नाम दिया है। उसके अंदर 8 स्टैंडर्ड के बच्चे रहते हैं, 10 के रहते हैं, 5th के रहते हैं, 1st स्टैंडर्ड के भी रहते हैं, जो कमजोर बच्चे हैं एकदम। अब आईसीयू समझ लीजिए जी। कि वो मतलब एकदम सीरियस पेशेंट रहते हैं। और हम लोग वो बच्चे जब ऑफिस में आते हैं 8th स्टैंडर्ड 5th पास होकर, रिजल्ट लेकर, एलसी लेकर, हमारा इंटरव्यू बेस्ड एडमिशन होता है। जब इंटरव्यू लेते हैं तो उसमें देखा जाता है कि बच्चे अपना नाम भी नहीं लिख पाते, अम्मी अब्बू का नाम नहीं लिख पाते, जिस स्कूल से पढ़कर आए वहाँ का नाम नहीं लिख पाते। तो फिर पहले ये हमारा जो आईसीयू सिस्टम है, ये ब्रिज क्लास नहीं था, तो टीचर बहुत टेंशन में आते थे कि सर अपने स्कूल में एडमिशन आ रहे हैं, हम लेते जा रहे हैं, इनको पढ़ते नहीं आता, नहीं तो हम वापस कर देते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कुछ सिस्टम लगाए। तो फिर हम लोगों ने रिसर्च करके हमारी टीम में बुलाया कि ब्रिज क्लास बनाते हैं। हमने बनाए हैं। एडमिशन जब लेना शुरू करे तो मार्केट में एक फिज़ा बनी थी कि दायरे रकम में कमज़ोर बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे फैमिली के बच्चे वहाँ ना डालें। मतलब वहाँ ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनको कुछ पढ़ते ही नहीं आता है। फिर मुझे स्टाफ ने ये तासुरात दिए है कि सर अपने मार्केट में ऐसी बात जा रही है कि बच्चे हम कमज़ोर ले रहे हैं,
जिसकी वजह से अच्छे बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। तो उन्होंने इतना दूर का नहीं सोचा था जितना मैंने सोचा था कि जी ये जो है ना प्रोजेक्ट इंशाल्लाह चेंज होगा। जी 3 साल तकलीफ हुई है। फिर उसके अंदर हम लोगों ने एक्सपर्ट टीचर रखे, जिसका मैथ अच्छा हो, इंग्लिश अच्छा हो, मराठी अच्छा हो, और यूनिक कंसेप्ट है। मैं ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि ये मेरे ख्याल से कोई भी पुणे की कोई भी स्कूल में नहीं है, ये जो हमने आईसी शुरू किया सिस्टम आपने। शुरू किया है। तकरीबन हमारे पास में 150 से ज़्यादा बच्चे हैं उसमें, अच्छा पहले थे। माशाल्लाह। उसके अंदर टीचर हर महीने में टेस्ट लेती है, बेसिक उसको पढ़ाती है, हर महीने उसका टेस्ट लेती है। फॉर एग्जांपल अगर वो 5th स्टैंडर्ड की उसकी एज है, जी 5th में जाना चाहिए, एक महीने में उससे टेस्ट लेती है, वो पास नहीं होता है, रिपीट वो ब्रिज क्लास में बैठता है। दूसरे महीने टेस्ट होता है, फिर वो फेल होता है, उसमें रहता है। उसको समझ में आता है कि अगर मैं ये टेस्ट पास करूँगा तो मुझे नॉर्मल क्लास में 5th स्टैंडर्ड में बिठाएंगे, उसके बगैर नहीं बिठाएंगे। तो इतनी मेहनत करता है वो, इतनी मेहनत करता है। पेरेंट भी बार बार ऑफिस में आकर बोलते हैं मैम को, मैम मेरे बच्चे को नॉर्मल क्लास में डालो, उसको इसमें नहीं बैठना, उसको शर्म आती है। तो जब टीचर उसके ऊपर मेहनत कराती है, दूसरा या थर्ड अटेम्प्ट में वो जो है तो बच्चा कामयाबी क्लियर हासिल कर करता लेता है। है। तब ऑफिस में जाके इंटरव्यू देता है तो नॉर्मल क्लास के लिए वो सिलेक्ट होता है, उसका और 5th स्टैंडर्ड में जाके उसका इस्तेकबाल होता है और फिर नॉर्मल क्लास में जाके बैठता है। माँ बाप बहुत खुश होते हैं उस दिन। एक बहुत अच्छी पहल है ये। बहुत अच्छी पहल है, कभी जी आप उसको विजिट कीजिए। जी ज़रूर। तो फिर अभी ऐसे 10th स्टैंडर्ड के लास्ट ईयर तो एक बच्चा 65% मेरे ख्याल से अमरनाथ से, मुंबई से कहीं से बच्ची आई थी, 10th पास, उसको उसका नाम भी लिखने नहीं आता है। कैसी पास हुई थी, कैसा पेपर लिखी थी नहीं मालूम। यहाँ आने के बाद में उसको ब्रिज क्लास में बिठाए और फिर उसको ट्रेन किए। अब बच्ची जो है तो कॉलेज में है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कर रही है। तो ये ऐसी पहल है और इसका अब मार्केट में ये गया है, सबको न्यूज़ गई है कि दायरे अरकम के अंदर एक क्लास ऐसी है, कमज़ोर बच्चों को उसमें डाले तो बेसिक मजबूत होता है, फिर नॉर्मल क्लास में जाते हैं। तो जब इंटरव्यू के टाइम पे आते हैं तो पेरेंट अब जिद नहीं करते कि आप कौन से इसमें डालेंगे, आपके हिसाब से देखिए। तो इसलिए इस साल में आपको शुरू में बताया कि 450 एडमिशन इस साल में हमारे पास आए थे। जी जी इतनी जगह ही नहीं थी, तो हमने 200 ही बच्चों को दाखिला दिया, बाकी को वापस भेजना पड़ा है। तो इसकी वजह यही है कि जो स्टाफ बेसिक पे काम कर रहा है, जी जो उर्दू में भी इतने एडमिशन मिलने की खास वजह यही है, और इंग्लिश में भी, कि जो बेसिक असल माँ बाप पेरेंट जो चाहते हैं, अगर आपने उनका, मैं 2008 से यहाँ रहता हूँ जी तो मुझे यहाँ की मेंटेलिटी पता है पेरेंट्स की, अच्छे उनको से क्या बात चाहिए, जी वाकिफ़ हूँ मैं उनसे, और ऑलमोस्ट पूरे कोंडवा के। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कोंडवा के शिवनेरी लोग इतना प्यार देते हैं, अपने भरोसा कर अपने बच्चे को यहाँ लाकर देते हैं, देते हैं फिर हमारी माशाल्लाह। टीम उसके ऊपर काम करती है। बहुत अच्छा। ये बात है। अगला सवाल है सर कि आज के वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत में कौन सी 3 बड़ी गलतियां हैं जो वो कर रहे हैं? जी, बहुत अहम सवाल पूछे आपने। वालिदैन जो मेरे ख्याल से जो गलतियाँ कर रही है, एक तो बच्चों को वक्त नहीं देना, सबसे बड़ा। जी ठीक है, आपके पास में पैसा है, आप पैसा लगा देंगे, लेकिन आज वक्त बहुत इम्पोर्टेंट, क्वालिटी टाइम वो हम नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी बात, वो आपसे कुछ बात करना चाहता है, हमारे पास सुनने के लिए वक्त टाइम नहीं। नहीं है। और हमारे बच्चे का क्या विजन है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। बच्चे को बनना है डॉक्टर, हम उसको बनाते हैं टीचर, उसको बनना है इंजीनियर, उसको बनाते हैं डॉक्टर। ये मिसकंसेप्शन है, तो ये बड़ी गलतियाँ हैं। जी तो इसको समझना पड़ेगा हमको। इसके लिए मेन क्वालिटी टाइम है, बच्चे से बात करेंगे, जैसे हम बात कर रहे हैं तो अभी पता जी चल रहा है एक पता चल दूसरे के रहा है। विजन मकासद पता चल रहा है। तो इसी तरीके से जब बच्चा बोलना चाहता है, सुनने वाला कोई, तो मेरी वालिदैन से यार सबसे ये गुजारिश है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें, जी उनके साथ बैठे और उनको समझे। वो क्या, कभी कभी हमको ऐसा लगता है बच्चा छोटा है, कुछ भी फजूल बात करें, कभी कभी बहुत काम की बात भी काम कर की बात लेता है, करता जिससे है। हम सीख लेते हैं। सही। बच्चे बाहर क्योंकि स्कूल देख कर आते हैं, रास्ते से देख कर आते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अच्छी चीज़ कहना चाहते हैं, कुछ उनके साथ गलत हालात हुए वो भी कहना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं। जब वक्त पूरा निकल जाता है फिर हम पछताते हैं। तो ऐसा ना हो, बच्चे को समझे और उसके हिसाब से फिर आगे के हम कदम उठाए और उसकी बात को कभी माने भी और उसको वक्त दे। और उसको जिस तरीके से हम हिदायत देते हैं, सोशल मीडिया से दूर रहे, मोबाइल से दूर रहे, ये तो एक कॉमन चीज़ होगी, लेकिन पहले हम रहे। अभी ऑस्ट्रेलिया ने ही लेटेस्ट कानून पास किया है अच्छा कुछ दिन पहले कि बच्चों को जो है तो
जो इस तालीम हासिल करने वाले बच्चे हैं 18 साल की एज तक गालिबन एक उम्र नीचे ऊपर रहेगी, जी। मोबाइल सख्ती उनको पाबंदी, सोशल मीडिया वो यूज़ ही नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये तो यहाँ भी होना चाहिए। बहुत अच्छी पहल लगी है, इसके ऊपर जी। मैनेजमेंट भी वर्कआउट कर रहा है कि अच्छा। कम से कम हमारे स्कूल के बच्चे इस चीज़ से हम लोग कुछ तो बैन लगाए या पाबंदी लगाए, ऐसा प्लान कर रहे हैं हम लोग भी। तो अगर पेरेंट भी घर के अंदर कुछ टाइम के लिए मोबाइल साइड में रख देवे, बच्चों के साथ एक ऐसा आराम से बैठ कर बैठ बात के बात करे, करें वो। तो आज किसके पास वक्त भी नहीं है इतना, लेकिन वक्त निकालना पड़ेगा, नहीं तो बहुत वक्त हो जाएगा, फिर पछता के कुछ फ़ायदा नहीं। और मैं अक्सर सबको कहता हूँ कि पूना आने का हम सबका मकसद यही है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि हिजरत करके देखो, तो जी, लोग हिजरत करते हैं तो अल्लाह ताला फिर उसके अंदर बरकत भी देते हैं। जी। तो हम लोग हिजरत कर रहे हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए, साथ-साथ में तालीम भी है, पुणे तो तालीम का गढ़ है। मरकज़ है। हाँ, मरकज़ है। जी। इसका फ़ायदा उठाएँ। पूरी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी कोई फ़ायदा नहीं उठा रहा है। इसको समझना पड़ेगा, स्कूलों के अंदर अच्छी तालीम है, इसका पूरा फ़ायदा उठाना पड़ेगा। स्कूल के साथ अगर कनेक्ट रहेंगे ना, तो बच्चा आगे निकलेगा। ज़रूरी नहीं है कि ये स्कूल छोटी है और ये बड़ी है। हमारे ताल्लुकात बढ़ना चाहिए जी। एक दूसरे के, तब जाके काम अच्छा हो सकता अगला सवाल है सर कि दार अरकम के अगले 10 साल का विज़न क्या है? है। जी, माशाअल्लाह। बहुत अच्छा आपने ये सवाल पूछा है। जी, जब इदारा कायम किए थे हमने, तभी हमने रोड मैप बनाए थे 10 साल जी, का, जिसके अंदर ट्रस्ट कायम करना है, एक स्कूल खोलना है, दूसरी इंग्लिश स्कूल खोलना है, उर्दू खोलना है, हॉस्टल कायम करना है। जी, ये हमारे अज़ाइम थे, साथ में सोशल प्रोजेक्ट करना है। 10 साल के हमारे अज़ाइम पूरे अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, कंप्लीट हो गए। माशाअल्लाह। लेकिन अभी हमारे आइंदा 10 सालों का रोड मैप रेडी है, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अंदर सबसे बड़ा रोड मैप ये है कि कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद हमने देखा है कि जब दोबारा गवर्नमेंट ने ये इंस्टीट्यूट, इदारे, स्कूल या हॉस्टल खोलने की परमिशन दी थी, जी, तो उसके बाद जब हमने दोबारा कायम किए, तो जो हमारे हॉस्टल में 75 गर्ल्स हैं, ऑर्फन, पुअर एंड नीडी, तो वहाँ पर 300 से ज़्यादा एडमिशन की एप्लीकेशन आई थी। अच्छा, और मैनेजमेंट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि 300 में से 75 कैसे लिया जाए। बहुत कश्मकश था। फिर एक बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज की, जिसमें ट्रस्टीज़ और वेल विशर, मेंटर लोगों को बात रखे, ऐसी-ऐसी सिचुएशन है, कहाँ-कहाँ बच्चों को भेजना है। फिर 1 साल हम लोगों ने भेजे कहीं, फिर दूसरे साल एडमिशन, फिर सैलाब ऐसे ही 200 के ऊपर एडमिशन आए। मैनेजमेंट ने बोला है कि फिर एक बड़ा कैंपस बनाते हैं इन बच्चों के लिए। जी, फिर 10,000 स्क्वायर फीट का एक बड़ा जगह हम लोगों ने परचेस की अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह, उसपे 300 बच्चियों के लिए मैं यूँ समझता हूँ कि पूना का बड़ा मरकज़ बनने जा रहा है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और उसका तामीरी काम 15 अगस्त से ही शुरू हो चुका है माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद है 2 साल में वो इंशाअल्लाह बिल्डिंग खड़ी होगी, तो जिसमें 300 बच्चियाँ इंशाअल्लाह तालीम हासिल करें, तालीम हासिल करेंगी रहना खाने के साथ। और माशाअल्लाह, वो जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो टोटली फ्री है, बच्चियों से कोई भी फ़ीस नहीं फीस है। वगैरह नहीं ली जाती अल्हम्दुलिल्लाह। 500 रुपये बच्चियों से हम लोग लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं कि उनको पेन, पेंसिल, छोटी-मोटी चीज़ें उनके पास के लगाएँगे तो एहसास हो। जी, वैसे एडमिशन के लिए अभी फ़िलहाल में 75 बच्चियाँ हैं। अभी भी हर साल जो है 100 से ज़्यादा एप्लीकेशन ऑफ़िस में आती है। लेकिन उसमें से हम लोग 5, 7, 10 एडमिशन दे पाते हैं, क्योंकि बच्चे जूनियर कॉलेज तक स्कूल है, तो एग्ज़िस्ट निकलते नहीं हैं। जी, हाँ, हम लोग ऐसे बच्चों को रिलीव करते हैं कि जिसके वालिदैन ने सेकंड शादी कर ली है, वालिद ने सेकंड शादी कर ली है, वो उनकी फैमिली सेट हो गई, तो ऐसा बच्चा फैमिली के हवाले कर देते हैं। कर देते हैं। उसको रीस्टोर प्लान बोलते हैं, हम लोग अच्छा, वो करते हैं। बाकी की बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह रहती है, ऐसी 300 बच्चियाँ हम लोग रहेंगी। ये हमारा एक बड़ा रोड मैप तैयार हुआ है। उसके अंदर एक फ्लोर हम लोग बनाने जा रहे हैं, जो 4th फ्लोर रहेगा, जिसका नाम है एडॉप्शन सेंटर। हालाँकि हमारे इसमें उसका कांसेप्ट नहीं है, जी, लेकिन वो सेंटर कायम करने का जो ख़ास मकसद ये है कि गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल रहती है, ससून हो गए, कमला नेहरू हो गए, और भी पुणे के, महाराष्ट्र के अलग-अलग हॉस्पिटल में कोई ना कोई बच्चे छोड़ के जाता है, जी, जिसको बच्चे नहीं चाहिए रहता है, या डिलीवरी के दरमियान मदर की डेथ हो जाती है, बच्चा मिसिंग रहता है, या कई लोग फेंक देते हैं, कचरे में डाल देते हैं, जी, या अलग-अलग लोकेशन पे वॉशरूम में छोड़ के जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे छोड़ कर जाते हैं, मंदिर के बाहर छोड़ के जाते हैं, मस्जिद के बाहर छोड़ के जाते हैं। बच्चे की उम्र वो 1 दिन की, 2 दिन की, 10 दिन की जी, रहती है। कभी बीच में ऐसा हादसा हुआ था कातरा साइड में, कहीं तो बच्चे को कुत्ते ने पूरा पैर खा लिया था उसका। तो ऐसे हादसा होते रहते हैं। तो मैनेजमेंट ने सोचा है कि ये प्रोजेक्ट भी बहुत यूनिक है, और ये मैं यूँ समझता हूँ, और ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ शायद, कि इंडिया का इसकी ज़रूरत भी है। इसकी ज़रूरत बहुत है। और ये इंडिया का फर्स्ट अपना मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का ये पहला इनिशिएटिव है
जो दार-ए-अरकम एडॉप्शन एंड केयर सेंटर रहेगा। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ भी कंप्लीट हो गई है यार, ये कलेक्टर की एनओसी मिल गई है, अच्छा, मंत्रालय का सारा माशाल्लाह। प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ये इसको गवर्नमेंट की डब्ल्यूसीडी के अंडर ये काम चलता है, तो ऐसे जी, 50 बच्चों का हम लोग सेंटर बना रहे हैं। ये एक हमारा एक बड़ा विजन था जो अल्हम्दुलिल्लाह उसका सारी प्रोसेस रेडी है, बिल्डिंग बन जाएगी तो इंशाल्लाह अल्लाह काम, कामयाबी दे हाँ, वो आपको। काम शुरू होगा। और वो खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने देखिए वो भी कोंडवा के अंदर ही हो रहा है वो। अच्छे काम, क्योंकि कोंडवा में बहुत सारे अच्छे काम होते हैं, जी, जी, तो जी। उसको बताना भी ज़रूरी है। ज़रूरी है, बिल्कुल और ज़रूरी बहुत है। सारे इदारे जो इंस्टीट्यूट कोंडवा में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा हमारा अज़ाइम जो है तो बच्चियों के लिए स्किल डेवलपमेंट जैसे हम लोग कर रहे जी, हैं। नर्सिंग लड़कियों के लिए नर्सिंग 25 का बैच चलता है, 25 बच्चियों का, एमएससी आईटी चल रही है। और भी हमारे जो है तो बच्चियों के लिए फार्मेसी का हमारा इरादा है, लॉ कॉलेज का हमारा खुद का इरादा है कि 300 बच्चियाँ रहेंगी, अलग-अलग फील्ड में डालेंगे। जी, तो दार-ए-अरकम ही जो है तो ये काम शुरू करेगा। साथ में जो है तो कोंडवा में और हमारे कॉलेज के और अतराफ के कॉलेजेस के जो बच्चे हैं, हमको ऐसे बच्चे चाहिए रहेगा फ्यूचर में इंशाल्लाह, जब हमारा दूसरा कैंपस बिल्डिंग बन जाएगी, जी। जिसका परसेंटेज 50 से नीचे हो। अच्छा, 50 से ऊपर वाले डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अलग-अलग फील्ड में जाएँगे। मैनेजमेंट ने ये प्लान किया है कि रोड मैप में रखा है, जो 50 से नीचे वाले परसेंटेज पढ़ना सबको अच्छा है, अच्छे जी, परसेंटेज लेकर आना है, लेकिन कुछ बच्चे रह जाते हैं। जी, जी, उन जी। बच्चों के लिए हम लोगों ने बहुत बड़ा प्लान तैयार किया है। जैसी बिल्डिंग बनेगी तो एक बड़ा कॉलेज शुरू करेंगे हम लोग उनके लिए, और वो आइंदा आपको इस पे अनाउंस के ज़रिए बताएँगे इंशाल्लाह कि इंशाल्लाह, वो इंशाल्लाह। क्या रहेगा। अल्लाह कामयाबी दे इंशाल्लाह ये आपको। हमारे रोड मैप है। साथ में फिर मेडिकल है, ब्लड बैंक का है, जी, और हमारा इरादा ये है कि जिस तरीके से पूना कोंडवा में काम चल रहा है, जी, यही पैटर्न के ज़रिए, पैटर्न जो है तो हम एक डिस्ट्रिक्ट में इसको जो है तो वहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलकर, जमीयत के साथ मिलकर, या वहाँ के ज़िम्मेदारों के साथ मिलकर सेम पैटर्न में जो है तो हम काम लोग करेंगे। काम करेंगे। और ये ओपन फॉर ऑल है, सब आकर इसको आप सीख सकते हैं, हमारी तरबियत कर सकते हैं, जिसमें हमारी अगर जहाँ कमी बेशी है, तो आप ज़रूर आकर एक इस्लाह के हिसाब से आप आइए, हमको समझाइए, बताइए। हम लोग फिर और उससे अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सीख-सीख कर ही इंसान आगे सीखता है और आगे बढ़ता है। आखिरी सवाल है सर आपके लिए कि जी। नौजवानों के लिए आपका आखिरी पैगाम क्या है? जी, बहुत अच्छी बात है। नौजवानों के लिए देखिए सबसे पहले तो ये है कि नौजवानी जवानी एक ऐसी चीज़ है, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जी, उसमें एक अलग ही फ़ेम रहता है किसी को, उसको कंट्रोल कर कर दीन की तरफ आना और तरबियती लाइन से आना और किसी कम्युनिटी के काम आना, जी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं यूँ समझता हूँ अगर आज उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आने वाली जो पीढ़ी है, वो उसको कैसे सँभालेंगे? जैसे हम लोग बाहर आज सुन रहे हैं कोंडवा के अंदर नशा मुक्त, जी, वो खाली बात से नहीं काम है, उसको नौजवानों को कंट्रोल करना पड़ेगा, टीम बना के काम करना पड़ेगा, और तालीम की रस्सी पकड़नी पड़ेगी जी, दीन के साथ। अगर आप बोलेंगे सिर्फ़ मैं दुनिया की इल्म हासिल कर लो और दीन को छोड़ दो, तो कामयाबी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, जी, मुश्किल है। तो नौजवानों से ये गुज़ारिश है कि दुनिया हासिल करें लेकिन दीन के साथ, 5 वक़्त की नमाज़ भी पढ़े, और उलमा इकराम की निगरानी में, सरपरस्ती के अंदर, और जो तालीम याफ़्ता लोग हैं उनके साथ में मशवरा करके बस्ती के लिए, अपने घर के लिए, बस्ती के लिए, पड़ोस के लिए कुछ ऐसा काम करें जिससे सबका फ़ायदा हो और सबकी नज़र भी पड़े कि नौजवान लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी, तो माशाल्लाह। ये चीज़ है, जिस तरीके से आपने पहले भी पूछा है, कि आखिरी में बता दूँ कि दार-ए-अरकम के अंदर के जो बच्चे रहेंगे इंशाल्लाह, जो अभी पढ़ रहे हैं, हमारा भी उनको मकसद ये है कि मुकम्मल कॉलेज कर लें, अच्छा इंसान बन जाए और किसी के काम आ जाए, जी, कम्युनिटी के काम आ जाए। कोई भी धर्म हो, जात-पात नहीं देखना है हमको, इंसानियत सिर्फ़ के लिए काम करने इंसानियत के वाला लिए बने। काम करना है। अगर अभी जैसे अब 300 बच्ची हमारे पास पढ़ेगी और 1300 स्कूल में पढ़ रहे हैं, जी, स्कूल का हमारा जो कैंपस है तकरीबन 5000 बच्चों का रहेगा इंशाअल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो उसके अंदर ज़ाहिर है हमारा विज़न यही है कि पैसा कमाना मकसद नहीं है, ना मैनेजमेंट का है, ना आइंदा बच्चों का। हमारा सबका मकसद ये है कि रोज़मर्रा में जितनी ज़रूरत है उतना ज़रूर कमाएँ, अच्छी लाइफ़स्टाइल जिए, लेकिन किसी के काम आना है। सही। और एक अच्छा इंसान शुरुआत अपने से करेंगे तो धीरे-धीरे इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है आइंदा 10 सालों के अंदर दार-ए-अरकम बहुत अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट देगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बच्चों की शक्ल में अच्छे आपको इंसान देखने को मिलेंगे, ताकि जो कोंडवा के लिए, अतराफ के लिए और पूरे इंडिया के लिए अच्छा काम करेंगे। और इंशाल्लाह। हमें उस वक़्त खुशी महसूस होगी कि एक इंस्टीट्यूट के ज़रिए कोंडवा को रिप्रेज़ेंट करते हुए बच्चे पूरे दुनिया में और हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। यही जो हमने एक पौधा लगाए थे, वो आज रोशनी फल देगा, दे हाँ, रहे हैं। फल देगा, जी, ये हमारा काम हो गया है।
जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। अल्लाह ताला आप लोगों को भी जज़ा खैर दे। आपने इतने सारे सवालात पूछे और मैंने कोशिश किया हूँ जी। उसको जवाब देने की। ज़ाहिर है उसमें बहुत सारी गलतियाँ रहेंगी, मिस्टेक रहेगी और उम्मीद है आप मुझे उसमें थोड़ी रियायत भी देंगे क्योंकि आप ऑन द स्पॉट पूछ रहे थे, तो इसलिए मेरे ख़्याल में जो हकीकत थी वो सारी मैंने बातें आपको बयान कर दी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।